हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट लाइट क्लास 9th का जो पहला पार्ट था उसके बाद का ये हमारा आज सेकंड पार्ट है। कंक्लूडिंग पार्ट होगा। आज हम इसके अंदर इस लेसन को खत्म करेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल टाइप्स के बारे में। हमारे पास दो किस्म के सेल टाइप्स मिलते हैं। एक है हमारे पास प्रोकायरोटिक सेल्स एंड अदर इज यूकायरोटिक सेल्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोकायरोटिक सेल्स आर दो सेल्स विच आर सेड टू बी प्रिमिटिव सेल्स, यानी कि जो इवॉल्व अभी तक नहीं हुए थे। जो सेल तो थे मगर वो आज के मुकाबले में अगर हम आज से कंपेयर करें तो वो इतने ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं थे, इतने ज्यादा इवॉल्व अभी तक नहीं हुए थे। उनके अंदर उतनी अच्छी अच्छी चीजें नहीं थी कि वो अपने आप को अच्छी तरह से सरवाइव करवा सकें। और उसके अंदर कुछ खास और भी चीजें थी जिनके अंदर जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, प्रिमिटिव सेल्स को आज के जो मॉडर्न सेल्स है, जो हमारे अंदर सेल पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे अंदर पाया जाता है यूकारियोटिक सेल्स। इसके अंदर जो पहले पुराने जमाने में जो सेल्स मिला करते थे, ये शुरू शुरू में जब लाइफ इस अर्थ पे इवॉल्व होनी शुरू हुई, जब लाइफ का फॉर्म सबको मिलने शुरू हुए, तो उसके अंदर क्या डिफरेंस है हम ये देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो इसके अंदर डिफरेंस आता है, प्रोकारियोटिक सेल्स जिनको कि प्रिमिटिव सेल्स भी बोला जाता है, इनका सेल साइज जो था कंपैरेटिवली यूकारियोटिक के सेल्स के हिसाब से बहुत छोटा था। ये कितना था? 1 से लेके 10 माइक्रॉन्स या माइक्रोमीटर्स भी कहते हैं। एक माइक्रोमीटर जो है दैट इज 10⁻⁻6 मीटर्स के बराबर होता है। बहुत छोटा साइज होता है जिसको देखना बहुत मुश्किल पड़ता है। मगर यूकारियोटिक सेल्स जो कि हमारे अंदर ही पाए जाते हैं, जो आजकल पाए जाते हैं सेल्स, उसके उनका साइज जो है इनसे कंपेरेटिवली ये लार्जेस्ट होते हैं। इनका साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर्स तक ये पाया जाता है। जो पहले जो सेल मिला करते थे प्रिमिटिव टाइम के ऊपर, उनकी जो न्यूक्लियस था वो वेल डिफाइंड नहीं था कि कैसी उसकी शक्ल सूरत होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कोई वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं था। साथ में जो पहले प्रिमिटिव सेल्स जो थे उनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो एब्सेंट थी। मगर आजकल जो यूकारियोटिक सेल्स जो पाए जाते हैं, जो आजकल के सेल्स मिलते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि उनकी अपनी एक वेल डिफाइंड अच्छी सी एक क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और साथ में उसके अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है और उसका भी एक अपना खास स्ट्रक्चर है। जहां तक प्रोकारियोटिक सेल्स का सवाल है, उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो थे वो मिलते ही नहीं थे। क्यों? जब इसके अंदर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो एक सेल के अंदर जो मैंने आपको बताया कि एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसका गोल्गी बॉडी है, यहाँ पे इसका हमने आपको बताया था कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे माइक्रोकांड्रिया है, इधर हमने एक ऐसे करके हमने इसका लाइसोसोम्स बनाया था। ऐसे बहुत सारी चीजें इसके अंदर बताई थी और इन सब के अंदर हमने बताया था इन सबकी मेम्ब्रेन्स है। जब इन सेल्स की मेम्ब्रेन ही नहीं है तो इनके ऑर्गेनल्स के अंदर भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती थी। मगर जो आजकल जो यूकारियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर देखा जाता है कि ये सेल्स के अंदर अपने जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उन सब के अंदर मेम्ब्रेन मिलती है, पाई जाती है। जब तक जहां तक इनका क्रोमोसोम्स का हिसाब है, प्रोकारियोटिक सेल्स के अंदर क्योंकि ये सिंगल सेल्स थे तो इनके अंदर सिंगल क्रोमोसोम हमको मिला। जो आजकल यूकारियोटिक सेल्स हैं इसके अंदर हमको सिंगल नहीं मल्टी क्रोमोसोम्स मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं मोर देन 1 क्रोमोसोम। अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। अब इसमें क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, हमने प्लांट और एनिमल का डिफरेंस बहुत बार कर लिया, मगर अब इनके अंदर जो सेल मिलते हैं, क्योंकि हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये लेसन है, अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे कि इनके अंदर मोस्टली जो बहुत बड़ा डिफरेंस है क्या। यूजली देख जो आमतौर पर देखा गया है कि जो प्लांट सेल है इसके अंदर जितने भी सेल आज तक हमको मिले हैं वो एनिमल सेल के कंपेरेटिवली हमेशा बड़े मिलते हैं और एनिमल सेल जो होता है हमेशा छोटा पाया जाता है। और जहां जहां तक प्लांट सेल का सवाल है, इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो एक सेल के आगे पीछे जो पाई जाती है वो थोड़ी सी सख्त होती है। और उस वो किस चीज से बनी होती है? वो एक ऐसा लिक्विड बना होता है जिसको हम बोलते हैं सेलुलोस, उससे बनी होती है। जहां तक कि एनिमल सेल का सवाल है, इसके अंदर सेल वॉल तो होती ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको जो सेल स्ट्रक्चर सिखाया था अपने पिछले वीडियो के अंदर, उसके अंदर मैंने क्या बताया था, वहां पर क्या होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन उसे कहा जाता है, वो हमें पाई जाती है। और इसके अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते, इसके अंदर हमको प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। अगर हम मोटा मोटा देखें तो ये मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिस्ट किए हैं, मगर सिर्फ इतने ही डिफरेंस नहीं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत सारा डिफरेंस है। ये डिफरेंस हम स्टडी करेंगे जब हम इन दोनों के क्या करेंगे, सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, तब हमको पता चलेगा। और वो मैं आपको जब यहाँ पे ड्रॉ करना उसको सिखाऊंगा, तब उसके अंदर से आप लोग कंपेरेटिवली उसको आप कर पाओगे। अब स्टूडेंट्स, हमको जो फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ जो लेसन है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सेल है
उस सेल के अंदर जो हमको अलग अलग ऑर्गेनल्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमको है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस है, ये गोल्गी अपरेटस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये लाइजोसोम है। ये सब जो है मोटे मोटे हमको बहुत, इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, इसके अंदर प्लाज्मा भी है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हमको इन सब ऑर्गेनल्स का ना फंक्शंस और इन सब के ना हमको जो फीचर्स हैं वो पढ़ने पड़ते हैं कि काम कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं, इनका क्या काम है, ये सब चीजें हमको देखनी है। अब यहाँ पे मैंने ये चार जो है मोटे मोटे ड्रॉ किए हैं। न्यूक्लियस के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जो न्यूक्लियस है इसके अंदर हमको क्या मिलता है, क्रोमैटिन मिलता है। और क्रोमैटिन क्या करता है, जब न्यूक्लियस जो आपस में डिवाइड करता है, तो जब डिवाइड होगा तो ये क्रोमैटिन जो है क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आगे हमको डीएनए वगैरह के अंदर काम आता है। जीन जो तैयार होते हैं उसके वहां से हमको ये फीचर वगैरह इंसान के अंदर जो आते हैं वो यहाँ से आते हैं। तो हमको वो यहाँ से हमको इसका पता चलेगा, ये मैं पहले कवर कर चुका हूँ। आज हम जो बाकी जो चार जो बचे हुए हैं उनके बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो आप ये इतना बड़ा जाल सा देख रहे हो, इस पूरे को जो पूरा ये स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग इसका नाम याद कर लीजिए, क्योंकि इन सब के ऊपर अलग अलग कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं जो मैं आज समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने बताया आपको, दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम लोग अगर मोटा मोटा कहें तो दिस इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ एवरीथिंग, कि जो सेल के अंदर कोई भी चीज जो तैयार हो रही है उसको मैन्युफैक्चर करने का काम यही करता है। जिस तरह से फैक्ट्री के अंदर कोई चीज तैयार होती है तो उसका एक अपना एक मशीन होगी जो चीज तैयार करती होगी, उसके बाद पैकिंग होती है, उसके बाद उसको डिस्पैच किया जाता है। ये सब चीजें हर एक जगह पे होती है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी कोई ना कोई चीज खा रहे हैं तो हमारे अंदर भी कोई ना कहीं डाइजेशन चल रही है, जो खाना है मुंह से जा रहा है। तो उसी तरह से ये जो चीज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये करता है मैन्युफैक्चर ऑफ फूड करता है, या मैं इसको कहूं तो मैन्युफैक्चर ऑफ एनर्जी करेगा ये। और इसका अगर हम देखें जितने भी ऑर्गेनल्स हमको इस पूरे के पूरे सेल में मिलेंगे या किसी भी सेल में मिलेंगे, उन सब के अंदर एक चीज कॉमन होगी, वो होगी कि हर ऑर्गेनल जिस तरह से इस सेल की मेम्ब्रेन है उस तरह से ऑर्गेनल्स भी क्या है, बाउंडेड बाई मेम्ब्रेन मिलेंगे। न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन है, इसकी भी जो गोल्गी अपरेटस इसका भी अपने मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना मेम्ब्रेन है, लाइजोसोम का भी अपना मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन क्या करता है, इसको अपना प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है। उसी तरह से इसका स्ट्रक्चर बहुत पेचीदा सा है। अब ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको मैन्युफैक्चरर कहते हैं, इसकी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है किसका, मेम्ब्रेन का। और ये मेम्ब्रेन का होने का एक खास कारण है। वो कारण क्या है, क्योंकि इसके हमको ऊपर यहाँ पर एक छोटे छोटे डॉट्स मिलते हैं। ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स कुछ नहीं होते, ये दरअसल होता है राइबोसोम्स। और इस डॉट्स की वजह से अगर हम यहाँ पे हाथ लगाएं तो हमें थोड़ा खुरदरा खुरदरा नजर आता है। तो इसीलिए हम इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। एक वो जगह जहां पे ये डॉट्स मिलते हैं यानी कि राइबोसोम्स मिलते हैं इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, और एक वो जगह जहां पर हमको राइबोसोम्स नहीं मिलते हैं। हम उन दोनों को, जहां पे राइबोसोम्स मिलते हैं उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने पूरा पूरा नहीं लिखा, मैंने ई आर रख दिया। ई स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक, आर स्टैंड्स फॉर रेटिकुलम। तो हम इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड जहां पे हमको राइबोसोम नहीं मिलते उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों का, स्मूथ का और रफ का, दोनों का अपना अपना फंक्शन है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करेगा, ये राइबोसोम तैयार करेगा। और राइबोसोम क्या, इसके ऊपर राइबोसोम आके तैयार होते हैं और यहाँ पे राइबोसोम बैठे भी होते हैं। और ये राइबोसोम क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को। और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, उसी तरह से एक सेल के लिए भी जरूरी है। वेयरएज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न्ड, ये करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं लिपिड को। जब भी लिपिड की बात हो तो आप समझ जाइए फैट को सिंथेसाइज करते हैं। यानी किसी भी किस्म का फैट आ जाए तो ये उसको सिंथेसाइज करेगा, उसमें से एनर्जी निकालेगा और एनर्जी को ड्राइव करके जहां चाहिए वहां भेजेगा। ये इसका मोटा मोटा फंक्शन था। मगर क्या ये पूरी, अगर सिर्फ यही अगर सब कुछ कर रहा है तो बाकियों की क्या जरूरत है। अगर हमारा पेट ही अगर सारा का सारा खाने को सिंथेसाइज कर दे तो बाकी पार्ट्स की तो जरूरत ही नहीं है। मगर हर एक पार्ट जो है, ऑर्गन जो है, अलग अलग काम करता है। उसी तरह से यहाँ पर जो ये गोल्गी अपरेटस है, अब ये कुछ काम करेगा। ये मैन्युफैक्चरर है तो हम इसको गोल्गी अपरेटस को क्या बोलते हैं, पैकर्स एंड मूवर्स। आप लोग यहाँ लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं दैट गोल्गी अपरेटस इज आल्सो नोन एज पैकिंग एंड मूवर्स। और पैकर्स और मूवर्स भी इसको कहते हैं। क्यों, क्योंकि जितनी भी एनर्जी इसने तैयार की ये पूरा का पूरा गोल्गी अपरेटस के पास भेजेगा। और गोल्गी अपरेटस क्या करेगा, इसको पूरी की पूरी एनर्जी को पैकिंग का काम करेगा, पैक करेगा, एक पैकेट बनाएगा और उसको स्टोर करेगा अलग अलग
सैक्स के अंदर, अलग अलग छोटे 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 ग्रुप्स के अंदर, और फिर वो उसको आगे भेजेगा। आगे वो कहाँ भेजेगा अभी आपको बताएंगे। मगर ये भी एक मेम्ब्रेन से, इसका देखो पूरी की पूरी कैसे ये एक लाइन दूसरी लाइन के साथ चल रही है, जैसे कि कोई छोटा सा सांप हो, मगर इसके अंदर क्या है, ये लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। उसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो गोल्गी अपरेटस है, इसकी भी एक मेम्ब्रेन होती है जो वेसिकल्स की तरह होती है, और ये अरेंज की गई होती है एक दूसरे के पैरेलली, इसको स्टैक में या सिस्टर्न्स के हिसाब से इसको हमें रखा होता है। और इसका काम है कि जितनी एनर्जी यहाँ से तैयार होती है उसको ये पैकिंग करेगा और जहां पे एनर्जी चाहिए वहां पर भेजेगा। अब ये इसने इसका काम है एनर्जी अलग अलग पार्ट्स ऑफ द सेल्स या अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी वहां भेजना। बॉडी किसकी, सेल की बॉडी, ये सेल के अंदर अलग अलग जगह पर भेजेगा। अब ये जो छोटा सा डॉट नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं लाइजोम्स, एंड लाइजोम्स इज सेड टू बी सुसाइडियल बैग। क्यों बोला जाता है, ये आपकी क्लास 8th में भी था, क्यों उसको कहते हैं हम लोग सुसाइडियल बैग, क्योंकि इसका सबसे मेन वर्क होता है डाइजेशन, कि कोई भी चीज आ जाए उसको ये डाइजेस्ट करेगा। अगर डाइजेशन नहीं होगी तो अगर हम खाना खाएं और डाइजेस्ट ना हो, क्या हमको एनर्जी मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। अगर हम कोई ऐसी चीज खा लें जो हमारे को नहीं चाहिए और हम उसको खाते भी नहीं है, या खाना खाते हुए पत्थर चले जाए, छोटा सा कंकर चले जाए और आपको पता ना चले, तो उसका क्या होता है, बॉडी उसको बाहर निकाल देती है। कैसे निकालती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं एक लाइसोसोम है। उसी तरह इस सेल के अंदर भी एक लाइसोसोम है। जो लाइसोम्स क्या करते हैं, ये फॉरेन पार्टिकल्स को, जो भी अंदर आ जाए फॉरेन पार्टिकल, उसको उठा के बाहर निकाल देते हैं। या फिर सेल को जो चीज नहीं चाहिए, सेल ने अपने यहाँ पे एनर्जी तैयार की, एनर्जी तैयार करने के बाद कुछ ऐसी चीज बच गई जिसको कि बाहर निकाल देना चाहिए, जो कि हम वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, उसमें से एनर्जी नहीं निकाल पा रहा, तो लाइसोम क्या करेगा, लाइसोसोम्स उसको उठा के बाहर कर देंगे। इसका मेन फंक्शन ये है। ये भी अपने आप में एक मेम्ब्रेन रखता है, वही मैंने यहाँ लिखा है कि ये इसके अंदर क्या है, छोटी छोटी मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और ये डाइजेशन करता है फॉरेन मटेरियल को, कि कोई भी फॉरेन मटेरियल सेल में आ गया उसको डाइजेशन का काम ये करेगा। इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और भी है जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलता, वो ये है कि मान लीजिए कि सेल फेल हो गया, ये मर गया, ये भी मर गया, ये भी मर गया, या फिर इसके अंदर कोई मलफंक्शनिंग होगी और ये पार्ट डेड हो गया। सेल ने पूरी कोशिश की इसको जिंदा रखने की, मगर ये जिंदा नहीं हो सका और अब ये मर चुका है। तो क्या होगा, आस्ते 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 जब एनर्जी तैयारी नहीं होगी ये सारे मरेंगे, मगर लाइसोसोम्स कभी भी इसकी डेथ नहीं होती। इसकी डेथ सबसे लास्ट में होती है, क्योंकि ये एक काम करता है कि ये पूरा सेल अगर मर गया तो ये करेगा, बॉडी के अंदर बाकी सेल्स को भी क्या करेगा, खराब करेगा। तो लाइसोसोम क्या करता है, इस सारे सेल को खा जाता है या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, करके कि इसको भी बाकी सेल्स कंज्यूम कर सके। अब आता है ये चीज जो आप देख रहे हो, एक छोटा सा बॉक्स टाइप गोल सा, और इसमें बड़ी बड़ी पहाड़ियां बना दी हैं। दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल। 8th क्लास में आपने पढ़ा। अब इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी चाहिए, कुछ इसने तैयार की, कुछ इसने यूटिलाइज की, अब ये डाइजेशन का काम कर रहा है। अब अल्टीमेटली हमको कहीं ना कहीं से कुछ एनर्जी, वो एनर्जी चाहिए जो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सके। अब उसको कैसे करेंगे, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये क्या करता है, इन सब चीजों को जो यहां से तैयार हो रहा है उन सबको इस्तेमाल कर कर उसको उस फॉर्म में लेके जिस फॉर्म में सेल को चाहिए। हमारे अंदर खाना जाता है, हमको एनर्जी उस फॉर्म में चाहिए। हमको चावल के दाने से एनर्जी तभी मिलेगी जब उसमें से एनर्जी निकाली जाएगी। तो वो ये काम कर रहा है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसके अंदर एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है एटीपी के अंदर। एटीपी होता है एडोनोसिन्स ट्राइफॉस्फेट इसको बोला जाता है, और ये डीपली फोल्डेड पाया जाता है। यहाँ पर आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। अब आप लोगों को एक बात बता दूं कि लेसन तो यहाँ पे खत्म हो गया, मगर आपने इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करना है, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।